हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्रीकल्चर। मैं नासिर जिलानी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के अपनी इस वीडियो में मैं सीड टेक्नोलॉजी के सेकेंड लेक्चर को लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक है डिटेरियोरेशन ऑफ क्रॉप वैरायटी एंड देयर मैनेजमेंट। अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं किस्मों का अपक्षय और उनका प्रबंधन। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं किस्मों का अपक्षय एवं उनका प्रबंधन। आप लोगों को पिछली क्लास में बताए थे कि सीड टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक कवर करता है। आप लोग को अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था कि सीड टेक्नोलॉजी गुड क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, फिर उनके सर्टिफिकेशन, फिर उनकी प्रोसेसिंग यानी उनकी साफ़ सफाई, फिर उनकी पैकेजिंग एंड लेवलिंग, फिर उनका स्टोरेज, फिर उनकी मार्केटिंग, यहाँ तक के एरिया को सीड टेक्नोलॉजी क्या करता है, कवर करता है। तो जब आप लोग सीड प्रोडक्शन कर रहे होते हो, जब आप बीज का उत्पादन कर रहे होते हो, तो कुछ ऐसे रीजन होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके वजह से उनमें जेनेटिक प्योरिटी, उनकी फिजिकल प्योरिटी का लॉस होता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन किसको रेफर करता है? डिटेरियोरेशन रिफर करता है लॉस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी। किसको रिफर करता है? द लॉस ऑफ genetic purity, uniformity and desirable characteristics over successive generation। ये कह रहा है कि सीड डिटेरियोरेशन किसको रेफर करता है? जेनेटिक प्योरिटी और उनकी जो यूनिफॉर्मिटी होती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि एक पॉपुलेशन में जो एक ही तरह सभी इंडिविजुअल की जो एक ही तरह दिखने की टेंडेंसी होती है, इसे ही क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी में लॉस होता है और इनकी जेनेटिक प्योरिटी में लॉस होता है, और जो आपके डिजायरेबल कैरेक्टर है इसमें लॉस होता है। तो इसे ही कहा जाता है डिटेरियोरेशन। हिंदी में इसे कहते हैं अपक्षय। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अपक्षय। अब हम आपको आगे बताते हैं कि अपक्षय किन किन वजहों से होता है, किन किन कारणों से जब आप सीड प्रोडक्शन करते हो तो अपक्षय होता है। पहली बात, आपको एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग ढूंढोगे तो इस चीज़ का जवाब आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। वो क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सीड प्रोडक्शन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन और बीज उत्पादन में क्या अंतर होता है? फसल उत्पादन और बीज उत्पादन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो केवल और केवल कंटामिनेशन को कंट्रोल किया जाता है सीड प्रोडक्शन के दौरान। संदूषण का प्रिवेंशन किया जाता है, उसका बचाव किया जाता है कब? बीज उत्पादन के दौरान। और ये क्रॉप प्रोडक्शन में इसको ख्याल में नहीं रखा जाता, इस पर फोकस नहीं किया जाता। तो सीड प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोडक्शन में आपने क्या अंतर समझा कि सीड प्रोडक्शन क्या है? सभी प्रोसेस इसमें भी क्रॉप प्रोडक्शन की तरह जुताई, निराई, गुड़ाई, बुआई, सिंचाई, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, सभी चीज़ें जैसे आप फसल उत्पादन करते हो उसी तरह सीड उत्पादन में भी दिया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान रखा जाता है, वो है कंटामिनेशन ना होने पाए, इसमें संदूषण ना होने पाए। संदूषण होगा तो क्या होगा? उनकी यूनिफॉर्मिटी लॉस होगी, उनकी जेनेटिक प्योरिटी लॉस होगी, उनकी आनुवंशिक शुद्धता लॉस होगी। अगर किसी भी सीड के अंदर अगर जेनेटिक इम्प्योरिटी आ गई, उनमें अनयूनिफॉर्मिटी आ गई और उनमें कोई फिजिकल मिक्सअप आ गया, तब वो गुड क्वालिटी सीड नहीं कहलाएंगे। और आपने क्या पढ़ रखा है कि सीड टेक्नोलॉजी गुड सीड प्रोडक्शन को कवर करती है। ठीक, इतना समझ गए। अब हम देखते हैं कि ये जो डिटेरियोरेशन होता है ये किन किन कारणों से हो सकता है। ये होता है बेसिकली अगर आपकी क्रॉप में जेनेटिक एक्सचेंज हो जाए, आनुवांशिक परिवर्तन आ जाए, या उनमें कोई मैकेनिकल मिक्सअप हो जाए, कोई भौतिक मिश्रण हो जाए, या कोई इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से जैसे स्ट्रेस हो जाए। स्ट्रेस क्या होता है? कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपके प्लांट ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उसे स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी ये बताया था कि जो प्योरिटी का डिटेरियोरेशन है, प्योरिटी लॉस है, वो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। इसमें बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस आपको बताया। एबायोटिक स्ट्रेस वो होते हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, आपके ड्राट हो गया, साइलेनिटी हो गई, और इसी तरह से जो बायोटिक स्ट्रेस होते हैं इसमें पैथोजन, फंगस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा आते हैं। अब पैथोजन भी आपके प्योरिटी का लॉस करते हैं क्योंकि ये ट्रेट को
फॉल्ट कर देते हैं, ट्रेट को डैमेज कर देते हैं। और जो बायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस है, जैसे सूखा, बाढ़ वगैरह भी आपके क्रॉप को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो इस आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जेनेटिक एक्सचेंज होता कैसे है, जब नेचुरल आउट क्रॉसिंग होती है। देखिए जैसे ये हनी बी है, ये क्या करती है, इंसेक्ट पेस्ट है, वो एक क्रॉप पर गए, दूसरे क्रॉप पर, तीसरे फूल पर, चौथे फूल पर, पांचवें फूल पर, इसी तरह से अलग अलग क्रॉप वैरायटी पर वो जाते हैं, तो उनके विंग्स वगैरह में पॉलन लग जाते हैं और वो क्या करते हैं, दूसरे क्रॉप पर जब जाते हैं तो वो वहाँ पर पॉलिनेशन करा देते हैं। इसे कहा जाता है नेचुरल क्रॉसिंग, नेचुरल आउट क्रॉसिंग इसको बोलते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि जेनेटिक एक्सचेंज हो जाता है। जेनेटिक एक्सचेंज कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो फसल बोई है उसका जो जीन है वो है कैपिटल ए, ठीक, और ये जो मधुमक्खी जिस जगह से आ रही है उसका जो जीन था वो है कैपिटल बी। तो अब ये जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर कम्बिनेशन क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी। अब ये जो नया कम्बिनेशन बन रहा है तो ये नया कम्बिनेशन क्या करेगा, नए ट्रेट को डेवलप करेगा। ये नया कम्बिनेशन क्या करेगा, नए ट्रेट को डेवलप करेगा। यहाँ पर नए लक्षण भी देखने को मिलेंगे। नए लक्षण भले ही देखने को मिलेंगे लेकिन आपकी जो यूनिफॉर्मिटी है, आपकी जो प्योरिटी है, ये लॉस हो जाएगा। देखिए आपका जीन प्रारूप जो था वो ये था और अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया कैपिटल ए कैपिटल बी। इस तरह से आपका नेचुरल आउट क्रॉसिंग के द्वारा जेनेटिक प्योरिटी का लॉस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फिजिकल मिक्सअप की वजह से भी प्योरिटी लॉस होती है। फिजिकल मिक्सअप कैसे, जैसे आपने बुआई के लिए सीड ड्रिल का यूज किया, तो सीड ड्रिल क्या होता है, इसमें ये कई देखिए एक वैरायटी के लिए एक सीड ड्रिल का तो यूज नहीं किया जाता। सीड ड्रिल एक होता है फार्म पे, वो कई वैरायटियों को बोता है। तो सीड ड्रिल में क्या किया जाता है पहले जान लो, इसमें आप लोग ग्रेन फिल कर देते हो और ये लाइन टू लाइन ये सोइंग करता रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ग्रेन जो है वो ऑलरेडी आपके सीड ड्रिल में क्या करते हैं, रुके रहते हैं, और जब आप उसमें नई वैरायटी डालते हो, नई क्रॉप डालते हो, क्रॉप वैरायटी, तो वो मिक्सअप हो जाते हैं आपके नई वैरायटी के साथ। तो यहाँ फिजिकल मिक्सअप हो जाता है। इसी तरह से हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के दौरान यहाँ पर देखिए जो आपके नेबर क्रॉप प्लांट होते हैं, जो नेबर सीड प्रोडक्शन चल रहा है, उनसे आपका क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है कटाई के दौरान, मड़ाई के दौरान। इसी तरह स्टोरेज के दौरान भी फिजिकल मिक्सअप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये फिजिकल मिक्सर हो गया, इसको कहते हैं मैकेनिकल मिक्सअप, ठीक। मैकेनिकल मिक्सअप की वजह से भी क्या होता है, जेनेटिक प्योरिटी का लॉस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं और कौन से रीजन हो सकते हैं, और है ये हमारा इसमें एक रीजन नहीं दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है प्योरिटी को लॉस करने के लिए, वो है म्यूटेशन, जिसको उत्परिवर्तन कहा जाता है। म्यूटेशन क्या होता है कि किसी भी कैरेक्टर में सडन चेंज जो हेरिटेबल हो जाता है, यानी कि किसी भी कैरेक्टर में ऐसा चेंज जो उसके अंदर पहले नहीं था, उसके पेरेंट्स में वो कैरेक्टर नहीं था, कोई उसमें जीन फॉल्ट हुआ और एक नया कैरेक्टर डेवलप हो गया और वो अब आगे इनहेरिट होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, नए प्लांट डेवलप होते हैं, नए फिनोटाइप देखने को मिलते हैं। और नए फिनोटाइप क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीन में परिवर्तन हुआ, इनके जीनोटाइप में भी चेंज हुआ, तो हमें क्या दिख रहा है, नए फिनोटाइप दिख रहे हैं जीनोटाइप में चेंज होने की वजह से। इसी तरह से डिजीज के जो पैथोजन होते हैं वो प्लांट ट्रेट की प्योरिटी को रिड्यूस कर देते हैं। प्लांट ट्रेट के जो शुद्धता होती है उसको पैथोजन क्या करते हैं, अल्टर कर देते हैं। ये भी एक होता है इम्प्रॉपर सीड प्रोडक्शन। अभी मैंने बताया सीड प्रोडक्शन और ग्रेन प्रोडक्शन में क्या फ़र्क होता है। सीड प्रोडक्शन में कंटामिनेशन को ध्यान में रखा जाता है, यानी आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन की जाती है। इसमें रोगिंग की जाती है। रोगिंग किसे कहते हैं, रोगिंग कहते हैं जब आपकी प्लांट पॉपुलेशन में
कोई डिफरेंट टाइप का प्लांट दिख रहा है, यानी कि जो आपके रेगुलर प्लांट हैं इनसे कोई डिसिमिलर प्लांट दिख रहा है, ऑफ टाइप का प्लांट दिख रहा है, तो उसे हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसे हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, इसे रोगिंग कहते हैं। ऑफ टाइप के, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ऑफ टाइप के प्लांट हमें दिखाई क्यों देते हैं। ऑफ टाइप प्लांट दिखने के दो रीजन शो करते हैं। अगर आपके फील्ड पर ऑफ टाइप का प्लांट दिख रहा है तो ये दो चीज़ों को शो कर रहा है, या तो उसमें कहीं ना कहीं म्यूटेशन हो गई है, या तो उसमें कहीं ना कहीं म्यूटेशन हो गया है, या कोई दूसरा सीड मिक्स हो गया है, या कोई दूसरा सीड मिक्स हो गया है जिसके वजह से वो आपके क्रॉप में ऑफ टाइप के प्लांट दिख रहे हैं। तो ऑफ टाइप के प्लांट को रिमूव करना क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। हैंडलिंग की जाती है जेनेटिक प्योरिटी की सीड प्रोडक्शन के दौरान। इन सब चीज़ों को जब प्रॉपर ध्यान में नहीं रखा जाता तो यहाँ पर जो म्यूटेशन उत्पन्न होती है, यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज डेवलप होती है उसे कहते हैं इम्प्रॉपर सीड प्रोडक्शन। अब इतना चीज़ समझ लिए। अब हम आपको बताते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। मैनेजमेंट बिल्कुल आसान होता है किसी भी चीज़ का, जब आपको ये पता चल जाए कि ये किस चीज़ की वजह से होता है। जैसे आपको डेंगू होता है मच्छर के द्वारा, तो आपको अगर डेंगू से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, मच्छर से प्रिवेंट करना पड़ेगा, मच्छर से अपने आप को बचाना पड़ेगा। इसी तरह जैसे हम जानते हैं कि जो डायबिटीज़ होती है ये स्वीटनेस से ज़्यादा होती है, शुगर कंज्यूम करने से ज़्यादा होती है। तो अगर हमें डायबिटीज़ से बचना है या किसी को डायबिटीज़ मैनेज करना है, उसको डायबिटीज़ हो गई है, तो क्या करेंगे, हम उसको शुगर नहीं देंगे, शुगर से उसको प्रिवेंट करेंगे, तो डायबिटीज़ का मैनेजमेंट हो जाएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं कि अब हम लोग सीड की प्योरिटी को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम लोग डिटेरियोरेशन से अपने क्रॉप वैरायटी को बचाएंगे। तो डिटेरियोरेशन जान लिया, जेनेटिक एक्सचेंज होने की वजह से, फिजिकल मिक्सअप होने की वजह से, म्यूटेशन की वजह से, डिजीज की वजह से, इम्प्रॉपर सीड प्रोडक्शन की वजह से होता है। अब हम इन्हीं चीज़ को प्रॉपर तरीके से करेंगे। जैसे जेनेटिक एक्सचेंज ना होने पाए, जीन में कोई परिवर्तन और मिक्सअप ना होने पाए, इसके लिए हम लोग आइसोलेशन डिस्टेंस का यूज करेंगे। क्या करेंगे, आइसोलेशन डिस्टेंस का यूज करेंगे। पहला पॉइंट, आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, आइसोलेशन डिस्टेंस होता है मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन वैरायटीज टू प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन से बचाने के लिए हम लोग किसी सेम चीज़ की दो वैरायटियों को, सेम क्रॉप की दो वैरायटियों को अलग अलग बोते हैं, सेपरेट बोते हैं, इसे ही कहा जाता है आइसोलेशन। अब आइसोलेशन की बात चल ही रही है तो हम देख लेते हैं, आइसोलेशन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आइसोलेशन बेसिकली तीन तरह का होता है। आइसोलेशन तीन तरह का होता है। एक को कहते हैं डिस्टेंस आइसोलेशन या स्पेस, एक को कहते हैं डिस्टेंस आइसोलेशन या स्पेस आइसोलेशन। ठीक, इसे दूरी पृथक्करण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, दूरी पृथक्करण, आइसोलेशन। अब इसमें स्पेस आइसोलेशन में क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पर आप इमेज में देख रहे होंगे कि दो क्रॉप हैं और इनके बीच में ये गैप रखा गया है, इनके बीच में ये गैप रखा गया है। गैप क्यों रखा जाता है, कितना गैप रखा जाता है, इतना गैप रखा जाता है कि जिससे ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए कि इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगा, उतना गैप रखा जाता है। और हर क्रॉप में ये अलग अलग होता है। ओवरऑल इसको जब अभी हम फाउंडेशन एंड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि कौन से क्रॉप में किस सीड प्रोडक्शन के लिए, कौन से क्रॉप में किस सीड प्रोडक्शन के लिए कितनी आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। लेकिन अभी आप इतना जान लो कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं इनके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कम होती है, और जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं तो इनके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा रखी जाती है। तो पहला हो गया आपका स्पेस आइसोलेशन। दूसरा होता है हमारा बैरियर आइसोलेशन। देखिए इसमें बैरियर लगा करके, देखिए इसमें बैरियर लगा करके एक क्रॉप को दूसरे क्रॉप से सेपरेट किया गया है। पॉलीथीन लगा दिया गया, कोई दीवार लगा दी गई, तो इसमें कुछ बड़े पौधे क्रॉप के रूप में भी लगा दिए जाते हैं। तो ये बैरियर आइसोलेशन हो गया, अवरोधक पृथक्करण इसको बोलते हैं। इसी तरह से एक होता है हमारा टेम्पोरल आइसोलेशन, जिसको समय पृथक्करण बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, अब हर जगह पर इतनी स्पेस नहीं होते कि एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप के बीच में इतनी दूरी रखी जाए, तो क्या किया जाता है, स्पेस कम होता है तो यहाँ पर टाइम आइसोलेशन का यूज किया जाता है।
टाइम आइसोलेशन क्या होता है, एक फीड, देखिए यहाँ पर 2 क्रॉप हैं, एक मैच्योर हो रही है और एक अभी आपकी फ्लावरिंग स्टेज में है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप के सोइंग टाइम में डिस्टेंस कर दिया जाता है। यानी कि जब इसमें फ्लावरिंग हो रही थी तो ये बिल्कुल छोटी थी, और जब इसमें फ्लावरिंग हो रही है तो ये मैच्योर हो चुकी है, तो इससे भी कंटामिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आइसोलेशन डिस्टेंस बेसिकली आपका 3 तरीके का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और देख लेते हैं इनमें हम क्या क्या करते हैं। इसमें हम लोग करते ये हैं कि रोगिंग करते हैं। रोगिंग क्या होता है, मैंने अभी इसको पहले ही बता दिया था कि आपके फील्ड पर जो ऑफ टाइप के प्लांट दिख रहे हैं, ऑफ टाइप प्लांट किसे कहते हैं, वो प्लांट जो आपके नॉर्मल प्लांट से डिफरेंट दिख रहे हैं उनको हम लोग उखाड़ देते हैं, उसको फील्ड से निकाल देते हैं। इसको क्या कहता है, रोगिंग कहते हैं। रिमूव ऑफ टाइप प्लांट रेगुलरली हमें क्या करना चाहिए, ऑफ टाइप प्लांट को निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑफ टाइप प्लांट शो करते हैं या तो म्यूटेशन हो गई है या तो कोई मिक्सअप हो गया है। ठीक। नेक्स्ट, सीड सर्टिफिकेशन हमें प्रॉपर करवाना चाहिए, इसके अलावा क्वालिटी को कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, यूज एडाप्टेड वैरायटी, हमें ऐसी वैरायटी का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके जो आपके इन्वायरमेंट में एडाप्ट हो, अच्छी तरीके से एडाप्ट होगी तो वो सर्वाइव कर लेगी, नहीं तो उस पर क्या होगा। अभी आपको स्ट्रेस बता रहे थे, टेम्परेचर, सैलिनिटी, ये सारी चीज़ें इस पर इफ़ेक्ट डालेंगी। अब इंसेक्ट पेस्ट भी क्या करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट भी आपके कैरेक्टर को अल्टर कर देते हैं, तो इंसेक्ट पेस्ट का भी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है अगर आप डिटेरियोरेशन से बचाना चाहते हो। तब प्रॉपर स्टोरेज की जगह पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहले से जो सीड स्टोर किए हों उनके कोई ग्रेन उसमें बचे ना हो, नहीं तो वो मिक्सअप कर लेंगे। इसी तरह से हमें ब्रीडिंग भी मेंटेन करनी चाहिए। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अपनी अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।